अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। उसके हमने यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था कार्बन की। तो यूनिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम पहले 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। जो इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी थी वो थी कैटिनेशन प्रोसेस। अब कैटिनेशन प्रोसेस के अंदर हमने कहा था कि कार्बन सेम एलिमेंट्स के साथ मिलती है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो रही है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कार्बन एलिमेंट बन जाती है। तो अगर सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए और लंबी लंबी चेन्स बना दे, लॉन्ग चेन्स बना दे, तो इस अमल को हम कैटिनेशन कहते हैं। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं वो है कार्बन विद अदर एलिमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। कि सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनते बल्कि कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। कैटिनेशन के अलावा ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। तो कार्बन कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट सल्फर है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा फास्फोरस, पांचवा हाइड्रोजन। सो ये वो एलिमेंट है जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना सकती है। ये दूसरे एलिमेंट हैं, कार्बन के एलिमेंट तो नहीं है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल्स में सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब खुराक के अंदर मौजूद होती है तो इन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है तमाम की खुराक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होना लाजमी है, क्योंकि आप कहते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वही है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों। अगर दोनों मौजूद है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वरना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो खुराक का ज्यादातर हिस्सा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल होता है। तो खुराक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। जब इस खुराक को सेलुलर रेस्पिरेशन में तोड़ा जाता है तो इससे एनर्जी हासिल होती है। उसमें से कुछ एनर्जी को हम जिस्म के कामों में या इन द फंक्शन ऑफ बॉडी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हिस्सा बच जाता है हम उसको एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं। So carbon and hydrogen bond is a source of energy. एनर्जी का एक जरिया है ये बॉन्डिंग। कैसे पैदा होती है? That is produced by the cellular respiration, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए पैदा करते हैं, and is in the form of ATP और ATP की शक्ल में होती है। So carbon and hydrogen bond is a source of energy that is produced by cellular respiration and is a source of ATP. कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है और ये काम सेलुलर रेस्पिरेशन के तहत होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जहां भी मौजूद होगा हम इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। बाद में आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये बॉन्डिंग देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है हम इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस लिए होती है, कहां मौजूद होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मसलन अगर हम बात करें ग्लूकोज और एक और शुगर है फ्रुक्टोज, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जाएंगे और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी तो इनसे सक्रोज बनेगी और सक्रोज को आप जानते हो कि जो टेबल शुगर है या आप जो
उर्फ आम में शुगर इस्तेमाल करते हो, चीनी इस्तेमाल करते हो, उसे हम सुक्रोज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, जिसके नतीजे में हमें कॉम्प्लेक्स शुगर सुक्रोज के सूरत में मिला। जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है वो है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो कौन सी चीजों के दरमियान बनता है? बिटवीन द अमाइनो एसिड। ये बॉन्ड अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है, जिसके जरिए प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है? मसलन अगर ये एक अमाइनो एसिड है तो ये एक बॉन्ड बनाएगा दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, फिर ये एक और अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला एक और अमाइनो एसिड के साथ। तो इस तरह एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, क्योंकि इस चेन के अंदर बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। या अगर हम पॉलीपेप्टाइड लिंकेज ना भी कहें तो क्योंकि जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, तो इस मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन का नाम भी दे देते हैं। तो हमने कहा कि पेप्टाइड लिंकेज, कार्बन एंड नाइट्रोजन इज पेप्टाइड लिंकेज के जब कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड बनेंगे इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। एंड दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द अमाइनो एसिड। These amino acid form proteins। इन अमाइनो एसिड के मिलने से या पेप्टाइड बॉन्डिंग से प्रोटीन्स बनती हैं। जब प्रोटीन बन जाती हैं तो किसी भी जानदार में प्रोटीन के दो फंक्शंस होते हैं, या तो स्ट्रक्चरल रूल होगा या फिर फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में क्या मतलब होता है कि ये किसी भी जानदार के जिस्म का हिस्सा होगी और बॉडी पार्ट्स जिस्म के हिस्से बनाएगी, सेल के कंपोनेंट्स बनाएगी। जैसा आप कहते हो कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनेल्स भी प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं, तो ये सेल के हिस्से बनाते हैं। ह्यूमन बॉडीज के अंदर मसल्स आप देख लो, मसल्स में भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये सारी प्रोटीन हैं जो मसल्स बनाती हैं, हमारी हड्डियां बनाती हैं। बालों में केराटिन प्रोटीन, पिगमेंट जल्द के मेलानिन प्रोटीन, तो जिस्म के हिस्से बना सकती हैं। और फंक्शन में जब हम देखेंगे तो इसमें अक्सर एंजाइम आएंगे। तो जो एंजाइम होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं। जब प्रोटीन बनेगी स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करेंगे और फंक्शनल रोल भी प्ले करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होती है। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम ये भी कहते हैं कि कार्बन इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बैकबोन है, मेन कंपोनेंट है। कब बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन। जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। या आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी यही बात करते हो कि दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हमने पीछे भी बात की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की दो मेजर टाइप्स हैं। कुछ को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रो है, इस मैक्रो का मतलब होता है लार्जर। मॉलिक्यूल्स मीन स्टेबल पार्ट ऑफ मैटर, कि किसी मादे का आजाद हिस्सा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
इनकी एग्जांपल में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, शुगर और लिपिड्स वगैरह शामिल है। और दूसरी जो टाइप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड माइक्रो। अब माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स समान, छोटे। सो द मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उन मॉलिक्यूल को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल में आपके पास एटीपी आएगी, अमाइनो एसिड्स आएंगे, ग्लूकोज आएगा, फैटी एसिड आएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी जानदार के अंदर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं या किसी भी जानदार के जिस्म का हिस्सा होते हैं। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, इनके दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो छोटे छोटे टुकड़े जो किसी इमारत या किसी जिस्म को बना रहे हो, जो किसी चीज को बना रहे हो। दूसरी बात, दीज आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये एनर्जी का फौरी जरिया भी होते हैं। अब ये दो बातें आपने पढ़ी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स के दो काम हैं। एक काम ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या बॉडी होते हैं, दूसरी बात ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो आप अमाइनो एसिड को देखो, जब बहुत से अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो इन अमाइनो एसिड के आपस में मिलने से प्रोटीन बनेगी। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज बिल्डिंग ब्लॉक होता है पॉलीसैकेराइड का। अगर हम बात करें फैटी एसिड की, तो ये फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो इससे लिपिड्स वजूद में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। दूसरी बात है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है या फैटी एसिड है। इन तीनों की किसी भी जानदार के अंदर ब्रेकडाउन होगी, उस ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन आपने अक्सर पढ़ा है, जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा, इमीडिएटली यूज, या फिर इसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हो। सो हम कहते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एटीपी, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एटीपी की बात करें कि एटीपी किस चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस में इस्तेमाल होने वाला डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के अंदर 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन था। इसमें पहला कि कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है, फिर उसके बारे में हमने मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन पढ़ा, और जो लास्ट इसका यूनिक प्रॉपर्टीज में था वो था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनके अंदर हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल और उनके काम और उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत है।